Yes, so very good evening. And quickly now, let's come to the warm up session. So सबसे पहले हम लोग आ जाते हैं to some MCQs. Okay. So I hope कि सब लोगों ने कल रिवाइज किया, कल हम लोगों ने जो कुछ भी पढ़ा, ठीक है, क्योंकि हमारे ये वार्म अप एमसीक्यूज में हम वही तो करते हैं जो प्रीवियस सेशन में हम लोगों ने पढ़ा है, उसका एक जल्दी से क्विक रिवीजन भी हो जाता है और ये टेस्ट भी हो जाता है कि हम लोगों ने जो पढ़ा है वो कितना हमें आया है ना। चलिए तो लेट्स गो फॉर इट। शुरुआत करते हुए एन इजी क्वेश्चन, लेट्स सी। सो पहला क्वेश्चन, ब्रेक इवन पॉइंट इन रुपीज विल बी इक्वल टू, आपके ऑप्शंस, is it contribution divided by PVR, is it fixed cost divided by PVR, is it profit divided by PVR, or is it desired profit divided by PVR? कौन सा है? इजी क्वेश्चन, जल्दी से आंसर आना चाहिए। ऑप्शन बी, श्योर? वेल इंडीड इट्स ऑप्शन बी, लेकिन एक तरफ से अगर देखने जाओ तो ये ऑप्शन ए भी हो सकता है, क्योंकि एट ब्रेक इवन पॉइंट योर फिक्स कॉस्ट विल बी इक्वल टू योर कंट्रीब्यूशन। हाँ, लेकिन टेक्निकली अगर देखने जाओ, फॉर्मूला टर्म्स में अगर हम कहें, देन इट इज फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो। एब्सोल्युटली करेक्ट, ठीक है, चलो गुड। नेक्स्ट वन, क्वेश्चन कुछ ऐसा है, इफ ब्रेक इवन पॉइंट इज 15 lakhs and actual sales is 20 lakhs, what will be the MOS? Your options. Again an easy one. Option B. Pakka? Well, absolutely correct again. Sir, what is MOS? MOS is break even point के ऊपर का sales. Whatever actual sales we are making above the break even point, that's what is my MOS. So the correct answer is 5 lakhs. B. ठीक है, चलो इजी क्वेश्चंस यहां पे समाप्त हुए। अब थोड़े से ट्रिकी, नॉट वेरी डिफिकल्ट, लेकिन हल्का सा। चलिए देखते हैं, कल मैंने आपको कुछ होमवर्क दिया था, उसके ऊपर बेस्ड है, ठीक है। चलिए देखते हैं, कल हम लोगों ने कुछ फॉर्मूलेज लिखे थे, उसी के ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस है। ब्रेक इवन पॉइंट को अगर पीवीआर से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो मुझे क्या मिल सकता है? जो हम लोगों ने फॉर्मूलेज को इधर उधर किया हुआ है ना, ये उसी के ऊपर बेस्ड है। ये भी फॉर्मूला आपके पास फॉर्मूला लिस्ट में लिखा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अभी फॉर्मूला लिस्ट को देख के आंसर बताओ। फिक्स कॉस्ट फॉर्मूला लिस्ट देख के बता रहे हो? याद है ना? पक्का? यस, एब्सोल्युटली करेक्ट। ब्रेक इवन पॉइंट इनटू पीवीआर इज फिक्स कॉस्ट। वेल, हमने बीपी का जो फॉर्मूला देखा है, बीपी इन रुपीज, दैट इज फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवीआर, राइट? तो सर बस प्लेसमेंट बदल दे रहे हैं हम लोग, है ना? तो सर फिक्स कॉस्ट इज इक्वल टू बीपी इंटू पीवीआर। सो बीपी इंटू पीवीआर गिव्स मी द फिक्स कॉस्ट। एब्सोल्युटली करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट वन, ये भी मुश्किल नहीं है, इजी है। If fixed cost is 20 lakhs and VCR is 75%, then what should be the break even point? अगर मुझे VCR पता है तो मुझे उसकी मदद से क्या मिल सकता है? If VCR is 75%, dash is dash. Option A, 80 lakhs. चलो स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। सर, if VCR is 75%, can I say I will get a PVR? So if VCR is 75%, PVR has to be 25%, करेक्ट? PVR आ गया 25% और मुझे फिक्स कॉस्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है, बीपी निकालना है, निकल जाएगा। बीपी इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवीआर। पीवीआर हैज टू बी 25 यानी 0.25, सो 20 lakhs डिवाइडेड बाय 0.25, सो ब्रेक इवन पॉइंट इज
80 lakhs. बिल्कुल सही. Very good. Next. If fixed cost is rupees 5 lakhs, VCR is 80% and actual sales is 40 lakhs, what will be the MOS? अच्छा, मैं ऑप्शंस तो दिखाया ही नहीं आपको. ये रहे आपके ऑप्शंस. सी 15 lakhs. ओके, चलिए देखते हैं. सर, फिक्स कॉस्ट दिया हुआ है 5 lakhs एंड वीसीआर इज 80%. वीसीआर इज 80%, पीवीआर हैज टू बी 20%, राइट? सो मुझे पहले ब्रेक इवन पॉइंट निकालना है. ब्रेक इवन पॉइंट विल बी फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवीआर. सो 5 lakhs डिवाइडेड बाय 20% कम्स टू 25 lakhs. तो आपका ब्रेक इवन पॉइंट आ गया 25 lakhs, राइट? नाउ व्हाट इज एमओएस? ब्रेक इवन पॉइंट के ऊपर का सेल्स. तो अगर मेरा सेल्स 40 लाख है और ब्रेक इवन पॉइंट 25 लाख है, तो व्हाट इज द एक्सेस सेल्स ओवर ब्रेक इवन पॉइंट? 15 lakhs. That's my margin of safety. ये हम लोगों ने कॉन्सेप्चुअली सोच के देखा. फॉर्मूला टर्म्स में निकालोगे तो सीधा सीधा एक्चुअल सेल्स माइनस ब्रेक इवन सेल्स इज मार्जिन ऑफ सेफ्टी. ठीक है? सो 40 लाख माइनस 25 लाख इज मार्जिन ऑफ सेफ्टी. ठीक है? करेक्ट आंसर हैज टू बी ऑप्शन सी. बिल्कुल सही जवाब. अगला, लेट्स सी अभी. Sir, if total fixed cost is 25 lakhs, which includes rent 5 lakhs and depreciation 5 lakhs, cash break-even point taking contribution per unit as 100 will be how much? अगर मैंने contribution per unit 100 रुपीज मांगना है, फिक्स कॉस्ट दिया हुआ है 25 lakhs, which जिसमें रेंट इंक्लूडेड है 5 लाख और डेप्रिसिएशन इंक्लूडेड है 5 लाख, आपको निकालना है कैश ब्रेक इवन पॉइंट. ऑप्शन ए. ओके, श्योर? ऑप्शन ए फाइनल लॉक कर दिया जाए? चलो, लेट्स सी. सर, फिक्स कॉस्ट है 25 lakhs एंड जिसमें रेंट है 5 लाख और डेप्रिसिएशन है 5 लाख. तो सर, रेंट कैश नेचर का है कि नॉन कैश है? रेंट तो कैश नेचर का ही है. नॉन कैश एक ही है, डेप्रिसिएशन, है ना? सो 25 लाख में सिर्फ एक ही आइटम है जो नॉन कैश है एंड दैट इज डेप्रिसिएशन. बस उसको अगर मैं हटा दूं तो बचा हुआ जो है दैट इज कैश फिक्स कॉस्ट. सो कैश ब्रेक इवन पॉइंट में मुझे क्या करना होगा? मुझे बस कैश फिक्स कॉस्ट को सीपीयू से डिवाइड करना है. तो माय कैश फिक्स कॉस्ट इज 20 lakhs डिवाइडेड बाय सीपीयू 100. आंसर इज 20 lakhs. ठीक है? सॉरी, 20,000, नॉट 20 lakhs, 20,000. ठीक है? आया ये आंसर? कंफर्टेबल? चलो आगे देखते हैं. अभी नाउ द लास्ट क्वेश्चन एंड द ट्रिकीएस्ट वन. ठीक है? लेट्स सी. एमओएस दिया है आपको 20 लाख, प्रॉफिट दिया है आपको 5 लाख, बस इतना ही दिया है और आपसे पूछा गया है कि पीवीआर निकालो. ऑप्शंस. ऑप्शन ए. इतने जल्दी आंसर आ गया? वेरी गुड. ऑप्शन ए. ओके सर, कैसे कैलकुलेट किया हम लोगों ने? कल ही हम लोगों ने देखा था कि सर एमओएस में कमाया हुआ कंट्रीब्यूशन इज माय प्रॉफिट
और कल ही हम लोगों ने कुछ फॉर्मूलेस भी डिराइव किए थे। सर एमओएस में कमाया हुआ कंट्रीब्यूशन यानी एमओएस इनटू पीवीआर इज प्रॉफिट, सो पीवीआर इज इक्वल टू प्रॉफिट डिवाइडेड बाय एमओएस, ये हमने डिराइव किया हुआ था। तो सर वही है, प्रॉफिट डिवाइडेड बाय एमओएस करोगे पीवीआर मिल जाएगा। सो 5 lakhs डिवाइडेड बाय 20 lakhs, तो पीवीआर हैज टू बी 25%। ठीक है, चलो बढ़िया, यहां तक सबको आ गया, यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है। कल का रिवीजन भी हो गया और हम लोगों ने एक बार जल्दी से कुछ एमसीक्यूज भी सॉल्व कर लिए। अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलो, तो अब आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज पहले समझाना चाहता हूं। मतलब अभी सबसे पहले हम लोग ब्रेक इवन पॉइंट के एक और कजन से मिलते हैं। ठीक है, ये जो कजन है इसका नाम है कॉस्ट ब्रेक इवन पॉइंट। ठीक है, now try to understand when I talk about break even point is a term that is used, मतलब बेसिकली देखो हम लोग एक और नाम से इसे पुकार सकते हैं, जैसे कहा जाता है इंडिफरेंस पॉइंट। Now what do you mean by this indifference point? Indifference point का मतलब होता है the point where two things are indifferent, यानी ये दो चीज अलग नहीं है, ऐसा कौन सा पॉइंट है? ठीक है, तो सर आप यहां पे क्या देख रहे हो? कॉस्ट ब्रेक इवन पॉइंट, यानी यू आर टॉकिंग अबाउट कॉस्ट, एक ऐसा पॉइंट जहां पे कॉस्ट इज सेम। कॉस्ट इज इनडिफरेंट का मतलब कॉस्ट इज सेम। सर मतलब नहीं समझ में आया, चलो आराम से इसको स्टडी करने की कोशिश करते हैं। नाउ बिफोर आई टेल यू द फॉर्मूला, अगर मैं इसका फॉर्मूला बता दूंगा और उसको याद करके जाएंगे, ये समझ भी नहीं आएगा, इसका कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं समझेगा हमें। तो मैं आपको फॉर्मूला बताने की जगह आपको ये बता रहा हूं कि व्हाट एग्जैक्टली इट इज। फॉर्मूला तो खुद ब खुद बन जाएगा। ठीक है, चलो आराम से इसको समझने की कोशिश करते हैं। सर देखो, आप समझने की कोशिश करो, एक सिचुएशन मैं आपके सामने रख रहा हूं, कोई एक पर्टिकुलर सिचुएशन रख रहा हूं। ठीक है, सिचुएशन ये है कि आपके पास दो ऑप्शंस है, ऑप्शन ए एंड ऑप्शन बी। ठीक है, और प्रॉब्लम क्या है कि आपको इन दोनों ऑप्शन में से किसी एक को ही ऑप्ट करना है, किसी एक को ही सिलेक्ट करना है। ठीक है, अच्छा अब अगर ये दोनों की मैं बात करूं, तो जैसे मैं अगर कहता हूं कि सर यहां पे टोटल कॉस्ट जो लगेगा, देखो नॉर्मली स्पीकिंग हमारे डिसीजन जो होते हैं वो कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करते हैं। वन ऑफ द फैक्टर्स इज क्वालिटी, कैसा क्वालिटी है, क्या है, वो सब चीजें देखेंगे। दूसरा वन ऑफ द फैक्टर्स इज मुझे ये देखना है कि कितना खर्चा लग रहा है, मेरे जेब से पैसे कितने खर्च होंगे। नॉर्मली ऐसा कुछ होता है, राइट? तो जरा सोच के देखते हैं, मान के चलो देखो हमें पार्टी करना है। ठीक है, हमें पार्टी करना है, तो पार्टी करना है तो हमारे पास दो चॉइस है, होटल ए होटल बी, ऐसे दो चॉइस है। सर हम पार्टी होटल ए में भी कर सकते हैं, पार्टी होटल बी में भी कर सकते हैं, है ना? दोनों ही केसेस में मेरे जेब से पैसे खर्च होने वाले हैं। ठीक है, ऑलराइट। नाउ मुझे कौन सा ऑप्शन सिलेक्ट करना चाहिए? सर एक कुछ चीजें तो नॉन मॉनेटरी फैक्टर्स होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल होटल का एम्बियंस कैसा है, होटल का खाना कैसा है, दीज आर नॉन मॉनेटरी फैक्टर्स। ठीक है, लेकिन लेट अस अज्यूम कि दोनों होटल्स क्वालिटी वाइज एकदम सेम है, क्वालिटी वाइज कोई चेंज नहीं, देन इन दैट केस मेरा डिसीजन शुड बी बेस्ड ओनली ऑन मनी। जहां पे पैसा कम खर्च होगा वही मेरे लिए अच्छा है। तो अगर मैं आपको ऐसा कह देता हूं सीधा सीधा कि सर टोटल कॉस्ट ऑफ ऑप्शन ए इज सपोज 50,000 एंड टोटल कॉस्ट ऑफ ऑप्शन बी इज सपोज 60,000, अगर मैं ऐसा कहता हूं तो मेरा डिसीजन क्लियर है, आई शुड गो फॉर ऑप्शन ए। क्यों? क्योंकि सर खर्चे की बात कर रहे हैं, सर खर्चा जहां कम है वही मेरे लिए अच्छा है। करेक्ट? ओके, अब इतना आसान डिसीजन तो हमारे सामने आएगा नहीं, तो हमारे सामने डिसीजन कैसा आएगा जरा ध्यान से देखना। ठीक है, ऑप्शन ए, ठीक है, ऑप्शन ए मुझे कहता है कि भाई आप यहां पर अगर पार्टी करना चाहते हो तो आपको कम से कम 10,000 रुपए यहां पे देने पड़ेंगे राइट नाउ। ठीक है, 10,000 देने पड़ेंगे। अब आप 10,000 दे के आगे चले जाओ, ये 10,000 तो हमारा कॉस्ट है भाई, ये हम आपको चार्ज करेंगे ही करेंगे, आप कुछ खाओ या ना खाओ, आप आओ या ना आओ, 10,000 तो हम चार्ज करेंगे करेंगे। इसके अलावा हम आपसे चार्ज करेंगे सपोज कितना कहूं मैं, 400 रुपए पर प्लेट दैट यू हैव ऑर्डर्ड। ठीक है, या 400 रुपए पर पर्सन करते, चलो 400 रुपए पर पर्सन जो वहां पर आया। ठीक है, यानी कैसा चार्ज कर रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि हम आपको बढ़िया सा डीजे वगैरह दे देंगे, हम आपको बढ़िया सा एक हॉल दे देंगे बढ़िया सा,
है ना, वहां पे लाइटिंग वगैरह डेकोरेशन वगैरह सब करके दे देंगे, लेकिन उसके लिए हम 10,000 रुपए लेंगे, और उसके अलावा खाने का हम लोग 400 रुपए पर पर्सन चार्ज करेंगे आपसे। ठीक है, ऐसा कुछ है? ऑलराइट, ठीक है सर। अब प्रॉब्लम क्या है कि ऑप्शन बी में जब हम जा रहे हैं, ऑप्शन बी कह रहा है कि सर हम आपसे ना सिर्फ 4,000 रुपए चार्ज करेंगे, ओनली 4,000 रुपीज फॉर डेकोरेशन एंड एवरीथिंग। ठीक है, लेकिन सर हम खाने का ज्यादा चार्ज करेंगे। समझे बात को? ये कह रहे हैं कि ये खाने के लिए चार्ज करेंगे 1,000 रुपए प्रति पर्सन। ठीक है, अब assuming कि the quality, the quantity of food and everything else, the non-monetary factors are same, ऐसा अज्यूम कर लो दोनों ऑप्शन में। मेरे पास यहां पर एक कॉस्ट आ रहा है और यहां पर एक कॉस्ट आ रहा है। अगर आप ध्यान से देखो तो ऑप्शन ए में मुझे ये 400 रुपए पर पर्सन सस्ता दिख रहा है। कैन आई से दैट दिस इज पर पर्सन, यानी दिस इज वेरिएबल कॉस्ट? समझ लो बात को? कितना खर्चा लगेगा सर, डिपेंड करेगा कितने लोग आ रहे हैं, सो इट इज अ वेरिएबल कॉस्ट। सर ये 10,000, एक जना है, दो जना है, 10 जना है, कोई ना है, 10,000 लगना ही लगना है, सो दैट इज माई फिक्स्ड कॉस्ट, है ना। सिमिलरली यहां पर ये 4,000 इज द फिक्स्ड कॉस्ट और यहां पे 1,000 इज द वेरिएबल कॉस्ट। सो व्हाट डू यू ऑब्जर्व? यू कैन सी दैट द फिक्स्ड कॉस्ट वाइज अगर मैं डिसीजन लूं तो ऑप्शन बी ज्यादा अच्छा लग रहा है मुझे, है ना, क्योंकि वहां पे फिक्स्ड कॉस्ट कम है। लेकिन वहीं पे अगर वेरिएबल कॉस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचूं तो ऑप्शन ए ज्यादा सही लग रहा है मुझे, क्योंकि वहां पे वेरिएबल कॉस्ट सस्ता है। अब क्या करें सर, ऑप्शन ए के लिए जाऊं कि ऑप्शन बी के लिए जाऊं? प्रॉब्लम, ठीक है। तो ऐसे सिचुएशन में क्या किया जाएगा? ऐसे सिचुएशन में हेल्प करता है कॉस्ट ब्रेक इवन पॉइंट। ठीक है, अब ये कॉस्ट ब्रेक इवन पॉइंट जो होता है ये मुझे बता देता है द इनडिफरेंट पॉइंट ऑफ ऑप्शन ए एंड ऑप्शन बी, यानी वो वाला पॉइंट बता देगा जहां पे ऑप्शन ए एज वेल एज ऑप्शन बी हैव द सेम कॉस्ट। सर ऐसा कौन सा पॉइंट आएगा? अरे भाई देखो, फिक्स कॉस्ट तो अपनी जगह कांस्टेंट है ना, वो तो चेंज नहीं हो रहा, लेकिन कहने से कि वेरिएबल कॉस्ट नंबर ऑफ पर्संस के ऊपर डिपेंड करता है ना। अब जरा देखो यहां पर अगर मैं कैलकुलेट करने की कोशिश करूं, यहां मान लो अगर एक ही व्यक्ति आया, ठीक है, ऑप्शन ए एंड ऑप्शन बी दोनों में देखते हैं। सर ऑप्शन में 10,000 तो लगेगा ही लगेगा, प्लस 400 रुपए लगेंगे, यानी यहां पे बिल आ जाएगा 10,400। कहने से सो 10,000 रुपए तो फिक्स्ड है सर, वो तो लगना ही लगना है, और एक ही आदमी आया तो उसके 400 रुपए लग जाएंगे। वहीं पे ऑप्शन बी में अगर मैं गया तो यहां पे 4,000 रुपए फिक्स लग जाएंगे और एक बंदे के 1,000 रुपए लगेंगे, यानी टोटल कितना हो गया? 5,000। करेक्ट? अच्छा चलो सर लोग बढ़ाते हैं, मान के चलो 4 लोग आए। 4 लोग आए तो क्या होगा सर, फिर भी यहां पर तो 10,000 लगेगा ही लगेगा, और 4 लोगों के 400 इंटू 4 कितना आएगा? 1,600, यानी टोटल कितना हो जाएगा? 11,600। वहीं पे ऑप्शन बी की अगर मैं बात करूं तो 4,000 तो लगेंगे लगेंगे, इसके अलावा कहने से 1,000 रुपए लगेंगे फॉर 4 लोग, यानी और 4,000 रुपए लग जाएंगे, यानी टोटल कितना लग रहा है? 8,000। यानी अभी भी मुझे ऑप्शन बी ही ज्यादा बेनिफिशियल दिख रहा है। चलो सर एक काम करते हैं, लोग बढ़ाते हैं। सपोज 20 लोग आ गए, 20 लोग, अब क्या होगा देखते हैं। सर कहने से अभी भी 10,000 तो वैसा का वैसा लगने वाला है, लेकिन उसके अलावा मुझे यहां पे लगेंगे 400 रुपए फॉर 20 पीपल। देखो तो ये कितना आ रहा है? 400 इंटू 20 इज 8,000, यानी टोटल बिल अमाउंट विल बी 18,000। इतना ही आएगा। अब वहीं पे ऑप्शन बी में जरा देखते हैं हम लोग, यहां पे 4,000 तो लगना ही लगना है, लेकिन इस बार 1,000 रुपए लगेंगे फॉर 20 पीपल, यानी कितना लग रहा है? 20,000। ओहो हो, यानी यहां पे 24,000 लग रहा है अभी। ओके, अभी अभी मैंने 3 कैलकुलेशंस किए, 3 कैलकुलेशन में यहां पर ऑप्शन बी वाज बेटर, यहां पर ऑप्शन बी वाज बेटर क्योंकि सस्ता था, लेकिन अब यहां ऑप्शन ए बेटर हो गया, है ना। सर व्हाट इज द डिफरेंस? अगर आप देख रहे हो तो इन सब केसेस में मैंने नंबर ऑफ पर्संस बदले, और ये नंबर ऑफ पर्संस बदलने से खर्चे में भी फर्क पड़ रहा है ना। तो सर कॉस्ट ब्रेक इवन पॉइंट क्या है? कॉस्ट ब्रेक इवन पॉइंट मुझे वो नंबर ऑफ पर्संस कैलकुलेट करके बता देगा कि अगर इतने लोग पार्टी में आए तो ऑप्शन ए या ऑप्शन बी बोथ विल गिव द सेम कॉस्ट, ये मुझे बता के दे देगा। तो ये पॉइंट पे पहुंचने से आई एम इन अ पोजीशन टू टेक द डिसीजन कि कौन से सिचुएशन में मुझे क्या डिसीजन लेना है।
कैसे, लेट्स अंडरस्टैंड। ठीक है, अब मैं आ रहा हूं कॉस्ट ब्रेक इवन पॉइंट में। ठीक है, अब देखो, सपोज मैं यहां पे ऐसा मान के चलता हूं कि लेट द नंबर ऑफ पर्सन्स बी एक्स, बी एक्स, number of persons be x, where total cost under option A is equal to total cost under option B। ठीक है, चलो ठीक है सर, तो मैं ऑप्शन ए का टोटल कॉस्ट कुछ इस तरह से लिखूं तो चलेगा, 10,000 प्लस 400x, चलेगा? 400 प्रति प्लेट था ना, तो 10,000 प्लस 400x, 400 इंटू नंबर ऑफ पर्सन जो भी आ रहा है, एंड दैट शुड बी इक्वल टू, ऑप्शन बी का कॉस्ट क्या है, 4,000 इंटू, सॉरी, प्लस 4,000 प्लस 1,000x, 1,000 प्रति प्लेट, प्रति पर्सन रादर, है ना, तो कितने नंबर ऑफ पर्सन है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। तो देखो मैंने दोनों जगह पे x से लिया है, और अब मैं उस x का वैल्यू कैलकुलेट करने वाला हूं जहां पर ये वैलिड होगा। तो जरा सॉल्व करके देखते हैं। ठीक है, मैं ऐसा लिख दूं, 1000x माइनस 400x इज इक्वल टू 10,000 माइनस 4,000, चलेगा? चलेगा ऐसा? मैथमेटिकली सिंप्लीफाई किया मैंने इसे, ये समझा ना सबको क्या किया मैंने? नहीं समझा तो मुझे बताओ, क्योंकि मैंने वो माइनस माइनस कैंसिल करके कुछ जंप करके यहां पे आया हूं, तो आप लोग मुझे बताओ, अगर नहीं समझा तो मुझे बता दो। यहां पे समझ गया तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, कंफर्टेबल? चलो ठीक है, ओके, चलो तो देखते हैं। अगर ये सही है देन इन दैट केस सर मैं काम करूं, यहां पे x को कॉमन निकाल लूं, x को कॉमन निकाल लूं, x को कॉमन निकाल लिया तो यहां पे बचेगा 1,000 माइनस 400, है ना, दिस इज इक्वल टू 10,000 माइनस 4,000, ऐसे ही कुछ है ना। अब आराम से देखो, मैं इसको इजीली सिंप्लीफाई कर सकता हूं, वहां पे 6,000 लिख दूंगा, ये सब हो जाएगा, सब हो जाएगा, लेकिन मैं वैसा करने की जगह क्या कर रहा हूं, देखो इन दैट केस x शुड बी इक्वल टू, देखो ये ऐसा ही कुछ होना चाहिए, 10,000 माइनस 4,000 डिवाइडेड बाय 1,000 माइनस 400, ऐसे ही कुछ होना चाहिए ना, है ना। चलो इसको सॉल्व करके बताओ तो कितना आ रहा है x का वैल्यू, 10, यानी अगर 10 लोग आए तो 10 लोग आने पे कॉस्ट ऑफ ऑप्शन ए एज वेल एज ऑप्शन बी विल बी सेम। ठीक है, अब जरा आराम से देखो मैंने ये क्या किया, ये जो x है, this is the cost break-even point. That is cost break-even point tells me about the number of units where cost, the total cost under both the options, under two options are exactly the same. ठीक है, ये number of units मुझे यहां पे बता देता है। तो मैं अभी यहां पे आपको cost break-even point का फॉर्मूला बता रहा हूं, जरा ध्यान से देखना। cost break-even point का फॉर्मूला ये है, देखो न्यूमरेटर में क्या लिखा आपने, 10,000 माइनस 4,000, क्या था ये 10,000 और 4,000, क्या था ये 10,000 और 4,000, ऑप्शन ए और ऑप्शन बी का फिक्स्ड कॉस्ट, करेक्ट। सो मैं यहां लिख देता हूं फिक्स्ड कॉस्ट ऑफ ऑप्शन ए माइनस फिक्स्ड कॉस्ट ऑफ ऑप्शन बी, चलेगा, डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में क्या था, ये 1,000 और 400 क्या था, वेरिएबल कॉस्ट, तो मैं लिख देता हूं यहां पे वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट ऑफ ऑप्शन ए माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट ऑफ ऑप्शन बी। ठीक है, या मैं यहां सीधा सीधा ऐसा लिख देता हूं, डिफरेंस इन फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय डिफरेंस इन वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, इससे मुझे मिल जाएगा कॉस्ट ब्रेक इवन पॉइंट। ठीक है, दिस इज अ कॉस्ट ब्रेक इवन पॉइंट वेयर आई विल गेट द नंबर ऑफ यूनिट्स जहां पर इट इज इनडिफरेंट, यानी चाहे मैं ऑप्शन ए की बात करूं चाहे मैं ऑप्शन बी की बात करूं, at this number of units both the options will have the same cost, same total cost.
एक बार क्रॉस चेक करके देख ले, क्रॉस चेक करते चलो। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ठीक है सर 10 ही लोग आए, चाहे ऑप्शन ए की बात करें चाहे ऑप्शन बी की बात करें, 10 ही लोग आए। तो अगर 10 ही लोग आए तो जरा देखते हैं ऑप्शन ए में मेरा खर्चा कितना होगा। ऑप्शन ए में मेरा खर्चा होगा 10,000 प्लस 400 इंटू 10, करेक्ट। ये कितना होता है 4,000, यानी कितना हो गया 14,000। वहीं पे ऑप्शन बी की बात करते हैं अभी, तो ऑप्शन बी में फिक्स कॉस्ट वाज 4,000 एंड वेरिएबल वाज 1,000 इंटू 10, तो कितना हो गया 10,000, है ना। तो कितना हो गया खर्चा 14,000। So what do you see? You can see that the total cost under both the options is exactly the same. कुछ आया? Hence proved. Okay? अब इसकी मदद से डिसीजन कैसे लूंगा सर, मतलब मैंने ऑप्शन ए के लिए जाना चाहिए ऑप्शन बी के लिए जाना चाहिए। जरा यहां पे आप लोग स्टडी करके देखो, जब नंबर ऑफ पीपल वर लेस, ये देखो यहां पे 1 यहां पे 4, जब नंबर ऑफ पीपल वर लेस मेरे ख्याल से ऑप्शन बी वाज चीपर, है ना। और जब नंबर ऑफ पीपल काफी ज्यादा बढ़ गए तो ऑप्शन ए वाज चीपर, करेक्ट। सो जरा ध्यान से देखना, जब यूनिट्स कम होना देन यू शुड गो फॉर द ऑप्शन विद लोअर फिक्स्ड कॉस्ट। देखो ऑप्शन बी का फिक्स्ड कॉस्ट वाज लेस, सो व्हेनेवर जो भी हमने कॉस्ट ब्रेक इवन पॉइंट निकाला है, जैसे कॉस्ट ब्रेक इवन पॉइंट हमने यहां पे क्या निकाला 10, तो अगर मान के चलो यू आर बिलो 10, अगर नंबर ऑफ पर्सन बिलो 10 आ रहे हैं, एक जन आ रहा है, 2 जन आ रहा है, 4 आ रहे हैं, 6 आ रहे हैं, 7 आ रहे हैं, 9 आ रहे हैं, एनीथिंग बिलो 10, देन चूज द ऑप्शन विथ लोअर फिक्स्ड कॉस्ट, क्योंकि वो हमारे लिए ज्यादा बेनिफिशियल होगा। और वहीं पे अगर मान के चलो 10 से ज्यादा लोग आ रहे हैं, देन जैसे मान के चलो 12 लोग आए, 15 लोग आए, 20 लोग आए, 40 लोग आए, तो ऐसे सिचुएशन में चूज द ऑप्शन विथ लोअर वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है। अगर हम लोगों ने कॉस्ट ब्रेक इवन पॉइंट निकाल लिया तो कॉस्ट ब्रेक इवन पॉइंट के नीचे अगर कितने भी यूनिट्स हो तो वो लेवल पे आई शुड गो फॉर द ऑप्शन विथ लोअर फिक्स्ड कॉस्ट, और वहीं पे अगर मैंने कॉस्ट ब्रेक इवन पॉइंट क्रॉस कर दिया तो उससे हायर नंबर ऑफ यूनिट्स में आई शुड गो फॉर द ऑप्शन विथ लोअर वेरिएबल कॉस्ट। ये क्या है दिमाग में? ये सारे बातें मैं आपको लिख के दे दूंगा, सब चीजें आपको लिखे हुए मिलेंगे, आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। राइट नाउ मैंने आपको पहले से ही कह के रखा है कि हमें समझना है, हमें सबसे पहले अपने दिमाग में स्टोर करके रखना है, ठीक है। बाकी सब हो जाएगा, कोई टेंशन मत लो। क्वेश्चंस बोलो, ये बोलो, वो बोलो। हाँ, फॉर्मूला लिस्ट में आपसे जरूर लिखवा रहा हूं, के लिस्ट और फॉर्मूला लिस्ट में आपसे जरूर लिखवा रहा हूं, ठीक है, क्योंकि वहां पर हम लोग जितना किताबों में लिखा है उससे 4 या 5 गुना ज्यादा हम लिख रहे हैं, बहुत ज्यादा लिख रहे हैं हम लोग। तो फॉर्मूला लिस्ट में हम लोग जरूर लिखेंगे, लेकिन अदरवाइज बाकी सब कुछ आपको मिल जाएगा। तो आप लोग एक काम करो, अभी आ जाओ अपने फॉर्मूला लिस्ट में। फॉर्मूला लिस्ट में लिख दो कॉस्ट ब्रेक इवन पॉइंट। फॉर्मूला लिस्ट में लिखो कॉस्ट ब्रेक इवन पॉइंट इज इक्वल टू, ये लिखो फॉर्मूला, डिफरेंस इन फिक्स्ड कॉस्ट divided by difference in variable cost per unit. Difference in fixed cost divided by difference in variable cost per unit. एक शेयर करो आप लोगों से एक बात, चलो एक प्रैक्टिकल बात शेयर कर रहा हूं, मेरे पर्सनल लाइफ की बात कर रहा हूं, ठीक है। तो मेरे पर्सनल लाइफ में मैंने कभी तो भी बहुत प्राउडली कॉस्ट ब्रेक इवन पॉइंट का यूज किया हुआ था, और वो मुझे बहुत अच्छा लगता है वो एग्जांपल देना, ठीक है। तो जैसे आप लोग अभी पढ़ रहे हो, तो आपकी तरह ही जब मैं पढ़ रहा था, ठीक है, माई सिस्टर वॉज गेटिंग मैरिड, मेरी दीदी, ठीक है, भाई की जिम्मेदारी जो होती है, तो मुझे भी ऐसा लग रहा था कि मैं भी कुछ कंट्रीब्यूट करूं, लेकिन वो जमाने में कैसा है, आर्टिकलशिप के जो अपने को जो स्टाइपेंड मिलता है वो मिलता था। अब आज के डेट पे तो फिर भी थोड़ा बढ़ गया है हमारे मतलब मैं जब आर्टिकलशिप कर रहा था तब तो
इट वाज इन हंड्रेड्स। ठीक है, तो वो हंड्रेड्स के जो मिलते हैं स्टाइपेंड, उसमें से मैं क्या ही कंट्रीब्यूट कर लूंगा, ठीक है, सिस्टर की शादी में। तो मैं पैसों में तो कंट्रीब्यूट करने के हालत में नहीं था, ठीक है, लेकिन मैंने अपना दिमाग का कंट्रीब्यूशन किया। कैसे? अब वहां पे सिलेक्शन चल रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल शादी के खर्चे होते हैं, शादी के खर्चों में ही ऐसा भी एक खर्चा है, जैसे फॉर एग्जांपल शादी का लोकेशन क्या होगा। तो जैसे फॉर एग्जांपल ऐसे नहीं होते, लॉन्स वगैरह होते हैं, अलग अलग लॉन वगैरह थे ऑप्शन में, फिर कुछ होटल्स वगैरह रहते हैं, है ना। जनरली देखना, होटल वाले जो चार्ज करते हैं, दे विल चार्ज डायरेक्टली पर पर्सन, मतलब वो अलग से कोई फिक्स रेंटल नहीं लेते, जनरली ऐसा रहता है। ठीक है, जैसे मान लो ये 2,000 रुपए चार्ज कर रहे हैं, 2,000 पर पर्सन। ठीक है, अब ये वेरी करता है, मतलब ये मैंने ऐसे रैंडम ले लिया 2,000, वो 1,000 भी हो सकता है, वो 5,000 भी हो सकता है, वो उससे ज्यादा भी हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है आप क्या होटल सेलेक्ट कर रहे हो, कितना किस तरह के सर्विसेज सेलेक्ट कर रहे हो, क्या खाना सेलेक्ट कर रहे हो, उसके ऊपर डिपेंड करता है। लेट अस अज्यूम 2,000 पकड़ लिया मैंने रैंडम। ठीक है, लॉन में क्या हो रहा है कि आपको भाड़ा देना पड़ेगा लॉन का से 25,000 रुपए, ठीक है, ये देना पड़ेगा। और उसके अलावा फिर आप अपने हिसाब से कोई एक केटरर रख लो। अब होटल के कंपैरिजन में केटर काफी सस्ते में दे देते हैं वही चीज, सेम काइंड ऑफ थिंग्स। तो मान लो ये मुझे कितना ले लूं मैं, 1,000 में दे रहा है सपोज, ठीक है, 1,000 में दे रहा है। तो ऐसे ऑप्शंस आ रहे थे, अब यहां पर कौन सा देखे, तो नॉर्मली स्पीकिंग परिवार वाले जब डिस्कशन करते हैं तो वो लोग यही देखते हैं कि एम्बियंस कहाँ अच्छा है, खाना कहाँ का अच्छा है, यही सब देखते हैं। मैंने वहां पे अपना रोल ला लिया, मैंने बोला कि अरे मैं भी बताऊं आपको कौन सा इकोनॉमिक पड़ेगा। मैंने लगा यहां कॉस्ट ब्रेक इवन पॉइंट। हाँ, मैं फिर से एक बार बताता हूँ, मैंने ये बताया अभी कि जैसे मान मेरी सिस्टर की जब शादी हो रही थी तो उस वक्त में मैंने ये अपना एक रोल प्ले किया था कि सब लोग यहाँ पे सिलेक्ट कर रहे हैं कि लॉन में शादी करवाए कि होटल में करे, वहाँ पे कैसा कैसा खर्च पड़ रहा है, वहाँ पे ये कितना पार्किंग कैसा मिलेगा, खाना कैसा है, सर्विस कैसा है, एटसेट्रा एटसेट्रा। मैंने वहाँ पे अपना कंट्रीब्यूशन दे दिया, मैंने कहा कि एक काम करते हैं, मैं तुमको बताता हूँ कि कौन सा ज़्यादा इकोनॉमिक पड़ेगा, है ना। तो मैंने यहाँ पे लगाया कॉस्ट ब्रेक इवन पॉइंट। अब जरा देखो मैंने क्या किया होगा, ये 2,000 अभी आप लोग भी सीख गए हो। व्हाट इज दिस, कैन आई से दिस इज वेरिएबल कॉस्ट पर पर्सन। व्हाट इज दिस वाज 1,000, ये भी पर पर्सन है, यानी दिस इज ऑल्सो वेरिएबल कॉस्ट। व्हाट इज दिस 25,000, दिस इज द फिक्स्ड कॉस्ट, और यहां होटल में फिक्स कॉस्ट है ही नहीं, है ना। तो सर मैंने यहां पे कॉस्ट ब्रेक इवन पॉइंट निकाल दिया। कैसे निकाला सर, डिफरेंस इन फिक्स्ड कॉस्ट, डिफरेंस इन फिक्स्ड कॉस्ट इज 25,000 माइनस 0 डिवाइडेड बाय डिफरेंस इन वेरिएबल कॉस्ट, कितना है सर 2,000 माइनस 1,000। तो देखो तो क्या आ रहा है आंसर। अब यहां पे थोड़ा अलग मैंने ऐसे रैंडम नंबर्स ले लिए, इसलिए बहुत ही ऑड आंसर आएगा। एक काम करूं मैं यहां पर इसको 2.5 लाख ले लूं, 25,000 तो काफी कम हो जा रहा है, 2.5 लाख ले लूं, चलेगा। अब देखो क्या रहा आंसर, 250 पर्सन्स। ये क्या निकाला मैंने, दिस इज नंबर ऑफ पर्सन्स, यानी अगर 250 लोग आए तो चाहे आप लॉन में बुक करो चाहे आप होटल में बुक करो, खर्चा तो सेम ही आएगा, ठीक है। लेकिन अगर मान के चलो, अब डिपेंड करता है कि कितने लोगों को बुला रहे हैं हम लोग, तो अगर मान के चलो हम लोग जो नंबर ऑफ पर्सन बुला रहे हैं दैट इज लेस देन 250, अगर 250 से कम लोगों को बुला रहे हैं, आप बता सकते हो फिर कौन सा ऑप्शन बेनिफिशियल होगा हमारे लिए। द ऑप्शन विथ लोअर फिक्स्ड कॉस्ट। अब फिक्स्ड कॉस्ट कहां पे कम है, होटल, होटल में तो फिक्स कॉस्ट है ही नहीं, है ना। सो अगर 250 से कम लोग आए तो होटल पुराएगा, और अगर 250 से ज्यादा लोग आए तो फिर लॉन पुराएगा, ठीक है। इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि लॉन में 2.5 लाख रुपए मुझे लग जा रहा है रेंटल, स्टिल वो मेरे लिए बेनिफिशियल है क्योंकि वहां पे द वेरिएबल कॉस्ट इज लेस। तो समझ रहे हो, चलो एक बार वेरीफाई भी करके देखें। एक काम करते हैं, 3 कैलकुलेशन करते हैं हम लोग, है ना। एक में मैं 200 लोगों को इनवाइट कर रहा हूं, एक में मैं 250 लोगों को इनवाइट कर रहा हूं, और एक में मैं 600 लोगों को इनवाइट कर रहा हूं, ठीक है। हम लोग दोनों ऑप्शंस को स्टडी करके देखेंगे, होटल लॉन, होटल लॉन, होटल लॉन। चलो देखते हैं होटल में कितना खर्चा आएगा अगर 200 लोग आए। होटल का खर्चा कितना बताया था मैंने, 2,000। सो यहां पे खर्चा आएगा
200 लोग इंटू 2000, इतना में हो जाएगा काम। लॉन की अगर मैं बात करूं तो 2.5 लाख तो लगेगा ही लगेगा, उसके ऊपर 200 लोगों के लिए 1000 के हिसाब से लगेंगे, है ना। चलो देखते हैं जरा, 2000 इंटू 2000 सॉरी 200, ये कितना आ रहा है, यहां पे आ रहा है 40 लाख, राइट, सॉरी 4 लाख, 4 लाख, मैं मिस्टेक, 4 लाख। और यहां कितना आ रहा है, 1000 इंटू 200 प्लस 2.5 लाख, यानी 4.5 लाख। सो कौन सा ऑप्शन बेनिफिशियल है, होटल, एंड आई थिंक होटल वॉज द ऑप्शन विद लोअर फिक्स्ड कॉस्ट, करेक्ट। अब इसी तरह से 250 अगर आए, 250 वॉज माई क्रॉस कॉस्ट ब्रेक इवन पॉइंट, तो यहाँ पे चाहे होटल की बात करें चाहे लॉन की बात करें सेम कॉस्ट आएगा, करके देखते हैं। चलो यहाँ पे कितना होगा, 250 इंटू 2000, और यहाँ कितना होगा, सबसे पहले तो 2.5 लाख, 2.5 लाख तो लगेंगे ही लगेंगे, ठीक है। उसके अलावा आपको लगने वाला है 250 लोगों के 1000, ठीक है। देखो तो कितना आ रहा है, 250 इंटू 2000, अगर कैलकुलेट करें यहां पे आ रहा है 5 लाख, और यहां 250,000 सॉरी एक बार 250 इंटू 1000 प्लस 250,000 कितना हो गया, अरे सर 5 लाख, सेम, ठीक है। अब वहीं पे 600 लोग आ रहे हैं, तो सर 600 लोग आए ना, क्योंकि ब्रेक इवन पॉइंट क्रॉस हो गया, इसलिए चूज द ऑप्शन विथ लोअर वेरिएबल कॉस्ट। कौन सा वेरिएबल कॉस्ट लोअर है, लॉन, तो वो पूरा आएगा, इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि मुझे 2.5 लाख रुपए लग रहा है, फिर भी वो मेरे लिए बेनिफिशियल है। कैसे, चल करके देखते हैं एक बार। सर अगर 600 लोग आए ना, तो होटल में मुझे 2000 के हिसाब से पैसा देना पड़ेगा, और अगर 600 लोग आए तो सर 2.5 लाख तो मुझे लॉन में लगेगा ही लगेगा, उसके अलावा 600 लोगों के 1000 ही लगेंगे। जरा देखते हैं अभी कैलकुलेशन, 600 इंटू 2000, ये हो गया, अरे क्या किया मैंने, 600 इंटू 2000, हाँ 12 लाख, यहां पे मेरा खर्चा आ रहा है 12 लाख। और अगर मैं यहां बात करूं तो 600 इंटू 1000 प्लस 2.5 लाख, कितना आया देखो तो, 8.5 लाख ओनली। व्हाट यू सी, यहां पे ये सस्ता पड़ रहा है ना। तो ये हमेशा वर्क करेगा, कॉस्ट ब्रेक इवन पॉइंट को क्रॉस कर दिया तो गो फॉर द ऑप्शन विथ लोअर वेरिएबल कॉस्ट, कॉस्ट ब्रेक इवन पॉइंट के नीचे हो तो गो फॉर द ऑप्शन विथ लोअर फिक्स्ड कॉस्ट, ठीक है। इसलिए देखना, कभी भी आप कोई भी बिजनेस की अगर बात करो, तो बिजनेस क्या करता है आपको पता है, बिजनेस जब इनिशियल डेज होते हैं ना, जब छोटे लेवल पे चलता है, ये फिक्स्ड कॉस्ट प्रेफर करता है, क्योंकि फिक्स कॉस्ट में एक लिमिटेड अमाउंट रहेगा मेरा, लेकिन वो फिक्स कॉस्ट में हो जाएगा सर मेरा काम, है ना, मतलब उसमें इट इज ओके। लेकिन आगे चल के ये क्या करता है, ये देखता है कि कहां पे वेरिएबल कॉस्ट में बचत हो रही है। मतलब बेसिकली बिजनेस जब शुरू करता है वो अपने फिक्स्ड कॉस्ट में बचत की कोशिश करता है, लेकिन एज दे ग्रो ऑन, व्हाट दे डू इज दे ट्राई टू सेव ऑन द वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है। क्योंकि जैसे जैसे वॉल्यूम बढ़ता है, जहां पे वेरिएबल कॉस्ट कम है, वो हमारे लिए बेनिफिशियल ऑप्शन होता है, ठीक है। समझ गए बात को। चलो मैं एक और एग्जांपल देता हूं, मतलब चीजों को हम लोग कैसे कैसे यूज कर सकते हैं, आई एम जस्ट ट्राइंग टू एक्सप्लेन दैट टू यू। मैंने एक और जगह पे कॉस्ट ब्रेक इवन पॉइंट लगाया था, और ये बहुत पहले की बात है, पता नहीं आप लोग इसको कितना रिलेट कर पाओगे, ठीक है। माई फर्स्ट फोन दैट आई हैड वॉज गिफ्टेड टू मी बाय माई सिस्टर, मेरी बहन ने मुझे दिया था, ठीक है। एंड दैट फोन वॉज अ नोकिया फोन, सुना था आप लोगों ने कभी, नोकिया फोन। वो फोन जो ज्यादा पॉपुलर हुआ नॉट फॉर द सर्विसेज बट रादर उससे फुटबॉल भी खेल सकते हैं सर, कोई प्रॉब्लम नहीं, है ना। तो बहुत मजबूत फोन था वो, तो नोकिया फोन था, डब्बा फोन एक, ठीक है। तो वो जो फोन होता था उसमें कैसा रहता था कि चार्जेस वगैरह हम लोग को जो लगते थे वो अलग तरह के लगते थे, ठीक है ना। तो वहां पे कॉल के लिए भी चार्ज लगता था और एसएमएस के लिए चार्ज लगता था, हाँ एसएमएस के लिए भी चार्जेस लगते थे, ठीक है। तो कुछ मुझे जितना याद आ रहा है, मैं अभी बहुत पुरानी बात हो गई, उतना ज़्यादा अभी याद नहीं आ रहा मुझे एग्जैक्टली लेकिन एक स्कीम था जहां पे मुझे शायद 300 रुपए का रिचार्ज करवाता था मैं, ठीक है, 300 रुपए का रिचार्ज करवाता था। और उसमें नहीं नहीं, एक मिनट, नहीं नहीं, एक मिनट, कुछ ऐसा था, 100 रुपए का रिचार्ज था शायद से,
और उसमें मुझे 1 रुपी लगता था फॉर कॉल, एंड एसएमएस के लिए मुझे लगता था शायद, जहां तक मुझे याद आ रहा है 0.25, ऐसा कुछ तो भी लगता था। एसएमएस 0.25 लगता था 100 रुपए के रिचार्ज में। वहीं पे कुछ ऐसा कुछ एक स्कीम आया था कि वहां पे आप 250 रुपए का रिचार्ज करवा लो, 250 रुपए का रिचार्ज करवा लोगे तो आपका कॉलिंग तो सेम ही रहेगा, कॉलिंग वॉज 1 रुपी पर कॉल, लेकिन जो एसएमएस चार्जेस थे वो 0.1 पर एसएमएस हो जाएगा। तो देखो कॉलिंग को लेके तो कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन एसएमएस को लेके फर्क पड़ रहा था। क्या दिख रहा है आपको, यहाँ पे 0.25 पर एसएमएस और यहाँ पे 0.1 पर एसएमएस, और यहां पर आपको फिक्स्ड अमाउंट कितना देना पड़ेगा, 100 and 250, राइट? कैन आई से दिस इज फिक्स्ड एंड दिस इज वेरिएबल? जैसे ही आ गया लगाओ कॉस्ट ब्रेक इवन पॉइंट। देखो कॉस्ट ब्रेक इवन पॉइंट हर वो जगह पे काम में आएगा जहां पर आपको कहीं फिक्स कॉस्ट ज्यादा नजर आ रहा है तो वेरिएबल कॉस्ट सस्ता नजर आ रहा है, और यहां वेरिएबल कॉस्ट ज्यादा है तो फिक्स कॉस्ट सस्ता नजर आ रहा है। तो चलो यहां पर आप बता सकते हो कॉस्ट ब्रेक इवन पॉइंट क्या होगा। दिस विल बी इन नंबर ऑफ एसएमएस। देखो तो कितना आ रहा है, 1000। कैसे निकाला 1000, 250 माइनस 100 डिवाइडेड बाय 0.25 माइनस 0.1, सो ये हो गया 150 डिवाइडेड बाय 0.15, तो ये आ गया 1000। अब मैंने एग्जैक्ट फिगर्स नहीं ली, मुझे भी याद नहीं है वो क्या था, जो भी था, लेकिन ऐसे ही मैंने बताया। तो ये 1000 एसएमएस आ गए और ये 1 महीने की बात चल रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर हमारा यूज ऑफ एसएमएस इज लेस देन 1000 देन गो फॉर द ऑप्शन विथ लोअर। अगर मान के चलो मेरा यूसेज इज हार्डली 200 to 300 एसएमएस, तो आई शुड सिलेक्ट विच ऑप्शन, ये वाला कि ये वाला, ऑप्शन ए कि ऑप्शन बी? अगर मेरा यूसेज इज 200 to 300, हाँ, ऑप्शन ए द ऑप्शन विथ लोअर फिक्स्ड कॉस्ट, ठीक है, तो आई शुड गो हियर। लेकिन वहीं पे अगर मान के चलो मेरा रिक्वायरमेंट इज 1500-1600 एसएमएस इन अ मंथ, अगर ऐसा है देन आई शुड गो फॉर ऑप्शन बी, ठीक है। मतलब ऐसा मैंने कैलकुलेशन मैंने किया था उस जमाने में, मेरे बहुत से दोस्त ऑप्शन बी में सिलेक्ट हो गए थे क्योंकि एसएमएस सस्ता पड़ रहा था, ठीक है, तब एसएमएस के लिए भी पैसे लगते थे, ठीक है, तो वो एसएमएस सस्ता पड़ रहा था और मेरे ऊपर आके सब हंस रहे थे, बोला क्या पागल आदमी है तू 25 पैसे पर एसएमएस दे रहा है, हमारा देख 10 पैसे में हो गया। लेकिन मैं मन ही मन हंस रहा था, मैंने किसी को कुछ प्रूव नहीं किया, मैं जो भी किया था वो आपसे शेयर कर रहा हूं, ठीक है। मैंने मेरे दोस्तों को कुछ नहीं बोला उस वक्त, उनको कौन बोलेगा भाई तुम लोग खुश हो लो, तुम लोग खिल्ली उड़ा के तुमको अच्छा लग रहा है, खुश हो लो तुम लोग। लेकिन मेरे ख्याल से मैंने जो किया वो अकलमंदी का काम था, क्योंकि मेरा एसएमएस का रिक्वायरमेंट इतना ज्यादा था ही नहीं। ओके चलो सर, तो दिस इज कॉस्ट ब्रेक इवन पॉइंट। आई होप सब लोग समझ गए क्या होता है, ठीक है। देखो हम लोग बहुत सारे ब्रेक इवन पॉइंट निकाल रहे हैं, ब्रेक इवन पॉइंट निकाल तो लिया, एक फॉर्मूला है, लेकिन वो फॉर्मूला का यूज क्या है वो समझा हम लोगों ने। ब्रेक इवन पॉइंट मुझे मिनिमम टारगेट सेल्स के बारे में बता रहा है। हमने कैश ब्रेक इवन पॉइंट देखा, क्यों देखा सर, क्या काम है कैश ब्रेक इवन पॉइंट का? सर कैश ब्रेक इवन पॉइंट इमरजेंसी सिचुएशन में, लाइक लॉकडाउन, लाइक रिसेशन, वैसे सिचुएशन में मुझे सर्वाइवल का पॉइंट बता देता है। कॉस्ट ब्रेक इवन पॉइंट देखा, क्यों देखा सर हमने? क्योंकि ये मुझे जज करने में हेल्प करता है कि व्हेन वी हैव टू डिफरेंट कॉस्ट देन कौन सा ऑप्शन मेरे लिए ज्यादा इकोनॉमिकल होगा। कुछ समझ में आ रहा है आपको? ये है ब्रेक इवन पॉइंट के भाई बहन। ओके चलो, अब इसी के साथ साथ एक और आता है जिसको हम लोग कहते हैं कंपोजिट ब्रेक इवन पॉइंट। लेकिन कंपोजिट ब्रेक इवन पॉइंट से पहले मैं चाहता हूं कि हम लोग एक और चीज डिस्कस कर ले, और इस डिस्कशन को मैं हेडिंग देता हूं। ये मॉड्यूल में इस तरह से हेडिंग नहीं दिया, हालांकि ये हेडिंग सही हेडिंग है जो मैं दे रहा हूं, लेकिन मॉड्यूल इस तरह का नाम यूज नहीं करता। इसका नाम है सेंसिटिविटी, मैंने क्या लिखा, सही लिखा ना, जो भी हो, एनालिसिस, ठीक है, सेंसिटिविटी एनालिसिस। दिस इज एक्चुअली द ट्रू नेम, बट व्हाटएवर, मॉड्यूल नहीं चाहता है इस नाम को यूज करना, कोई बात नहीं, ठीक है। सर व्हाट डू यू मीन बाय सेंसिटिविटी एनालिसिस? ठीक है, सेंसिटिविटी एनालिसिस इज काइंड ऑफ अ व्हाट इफ एनालिसिस।
ओके क्या होता है ये? व्हाट इफ एनालिसिस। कहने का मतलब व्हाट विल हैपन इफ दिस हैपेंस, अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा। ओके सो किसी चीज के होने से अगर कुछ बहुत ही ज्यादा चेंज बदलाव आ जा रहा है तो हम लोग कहते हैं कि ये बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव है यार, और अगर वो चेंज की वजह से थोड़ा बहुत ही कुछ फर्क पड़ा तो हम कहते हैं कि ज्यादा सेंसिटिव नहीं है। समझे बात को? चलो एग्जाम्पल के तौर पे जैसे मान के चलो चलो मैं अपना ही एग्जाम्पल देता हूँ फिर से, ठीक है? मैं अपने बच्चों की बात करता हूँ। मेरे बच्चों को अगर उनकी मम्मी से डांट पड़े, दिन में 2 बार पड़े, 4 बार पड़े, 10 बार पड़े, 20 बार पड़े, कोई फर्क नहीं पड़ता, दे आर नॉट दैट सेंसिटिव। लेकिन अगर मुझसे डांट पड़ जाए बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है, क्योंकि डांट कम पड़ता है ना मुझसे, तो अगर पड़ा तो बहुत ज्यादा सेंसिटिव मामला हो जाता है। फर्क कहां ज्यादा पड़ता है? सेंसिटिविटी। ठीक है? नाउ सर व्हाट विल सेंसिटिविटी बी डूइंग, मतलब ये क्यों पढ़ रहे हैं हम लोग, कहां पे ये क्या, यहां पे क्या रोल है इसका? ओके लेट्स अंडरस्टैंड। इन सीवीपी एनालिसिस वी हैव टेकन अ फ्यू assumptions लाइक सेलिंग प्राइस पर यूनिट कांस्टेंट है। चलो मैं वापस से उसी एग्जांपल में आ रहा हूं जो मैंने कल लिया हुआ था। सेलिंग प्राइस पर यूनिट मैंने 50 लिया था। सर मैं 1 यूनिट बेचू, 10 बेचू, 100 बेचू, 500 बेचू, 1000 बेचू, 50 में बेचूंगा। अगर मेरे पास कोई बल्क ऑर्डर लेके आ रहा है, अरे यार मैं बल्क ऑर्डर प्लेस कर रहा हूं, फिर भी 50 में बेचूंगा। कोई कम यूनिट्स खरीद रहा है, फिर भी 50 में बेचूंगा। माई सेलिंग प्राइस इज कॉन्स्टेंट। दिस इज माई एजम्पन इन सीवीपी एनालिसिस। ये जो पूरा हम लोगों ने जो स्टडी किया है ना, दिस इज बेस्ड ऑन दिस असम्पशन। ओके इसी तरह से वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इज ऑल्सो अज्यूम टू बी कॉन्स्टेंट। मैंने क्या अज्यूम किया था? 40 शायद ना 40, है ना? तो ये भी कांस्टेंट अज्यूम किया जाएगा, चाहे कुछ हो जाए, मैं बल्क में खरीदूं, कम खरीदूं, कुछ भी हो जाए, वेरिएबल कॉस्ट ऑलवेज विल बी कांस्टेंट। ओके हेंस कंट्रीब्यूशन पर यूनिट इज आल्सो कांस्टेंट। ठीक है, हालांकि ये बैलेंसिंग फिगर है। इसके अलावा मैं एक और अज्यूम करता हूं, क्या? फिक्स्ड कॉस्ट पर पीरियड इन टोटल फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड ऑल्सो ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। तो हमने जो एग्जांपल लिया था उसमें शायद से 20,000 लिया था ना, 20,000 पर मंथ, है ना? तो ये कांस्टेंट है, ये मेरा अजम्पशन है। और इस अजम्पशन के ऊपर बेस्ड हमने वीसीआर पीवीआर निकाल लिया, इस अजम्पशन के ऊपर बेस्ड मैंने ब्रेक इवन पॉइंट निकाल लिया, इस अजम्पशन के ऊपर बेस्ड मैं बाकी सब चीजें किए जा रहा हूं, एमओएस ये वो सब कुछ, है ना? लेकिन जरा सोच के देखो, कहना है से कि मार्केट में चीजें बदल सकता है, ऐसा थोड़ी रहेगा कि हमेशा सेम ही रहेगा। अरे भाई जरूरत अनुसार सेलिंग प्राइस भी ज्यादा कम हो सकता है। वेरिएबल कॉस्ट अरे क्यों चेंज नहीं हो सकता? जरा सोच के देखो, मटेरियल की कीमत नहीं बढ़ सकते, लेबर कॉस्ट नहीं बढ़ सकता, चेंज तो हो ही सकता है ना? अच्छा फिक्स कॉस्ट जरूरी है कि वो कांस्टेंट ही रहेगा? अरे भाई चलो रेंट, चलो लेट्स टेक एन एग्जांपल, रेंट, क्या लैंडलॉर्ड कभी भी रेंट नहीं बढ़ाएगा? कैन यू गारंटी दैट? नहीं ना सर, वो भी बढ़ सकता है। थिंक अबाउट सैलरी, सैलरी भी तो कभी ना कभी बढ़ाना पड़ सकता है ना सर जी, ये सब में चेंजेस बिल्कुल आ सकते हैं। तो अगर यहां पे चेंज आया तो सब हिल जाएगा सर। अब पीवीआर बदल जाएगा, अब वीसीआर बदल जाएगा, अब ब्रेक इवन पॉइंट बदल जाएगा, सब बदल जाएगा। तो जरा ध्यान से देखना, इफ दीज आर कांस्टेंट एंड ओनली वॉल्यूम चेंजेस, ओनली वॉल्यूम चेंजेस, वॉल्यूम मतलब सिर्फ यूनिट्स बदले, सेलिंग प्राइस अगर सेम है, वेरिएबल कॉस्ट सेम है, कंट्रीब्यूशन सेम है, फिक्स कॉस्ट सेम है, सिर्फ यूनिट्स में चेंज आया, तो सीवीपी एनालिसिस में जो कुछ भी हमने पढ़ा इट्स एब्सोल्युटली वैलिड, नो प्रॉब्लम। लेकिन सर अगर वॉल्यूम नहीं, इनमें ही कहीं पे चेंज आ गया, देन माय सीवीपी एनालिसिस विल फेल। इन दैट केस आई हैव टू कैलकुलेट रिवाइज्ड एवरीथिंग। ठीक है, तो ऐसे में क्या होगा सर? चलो देखते हैं, एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले आई वांट ऑल ऑफ यू टू फर्स्ट ऑफ ऑल कैलकुलेट अ ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स एज वेल एज इन रुपीज। ये कल हम लोगों ने निकाला हुआ था, आई एम जस्ट आस्किंग यू टू रिकैलकुलेट। ये डेटा को बेस रखते हुए प्लीज टेल मी व्हाट इज द बीपी इन यूनिट्स एंड व्हाट इज द बीपी इन रुपीज, टेल मी। 2000 in units,
सही है? यस, ये तो हमने निकाल लिया। चलो ठीक है, लेट अस अंडरस्टैंड नाउ कि क्या होगा। ओके, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। सपोज कि सेलिंग प्राइस में अब चेंज आ गया। ठीक है, सेलिंग प्राइस में क्या चेंज आया? सपोज कि मैं ऐसा कहता हूं कि सेलिंग प्राइस इंक्रीजेस बाय 20%। ठीक है, सेलिंग प्राइस इंक्रीजेस बाय 20%। अब क्या होगा? क्या मेरा बीईपी अब भी सेम होगा कि बदल जाएगा? तो याद रखना, अगर यूनिट्स बदलता है ना तो मेरा बीईपी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बीईपी स्टिल विल रिमेन सेम। लेकिन अगर सेलिंग प्राइस पर यूनिट ही अगर बदल जाए तो उससे फर्क पड़ेगा फिर। ठीक है, चलो अभी देखते हैं एक बार मैंने क्या कहा। इस बात को बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि एट बिगिनर लेवल हम लोग यहां पर बिल्कुल गलती कर सकते हैं। ठीक है, यहां पर इनिशियली हमें नहीं समझ में आता है कि यहां पे हम लोग गलती करेंगे, लेकिन ग्रेजुअली आगे बढ़ते वक्त हम लोग गलती करते हैं। इसलिए मैं फिर से एक बार दोहरा रहा हूं, ध्यान से सुनना। ठीक है, देखो मैंने अभी अभी आपको क्या कहा। अगर सेलिंग प्राइस पर यूनिट, अगर वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, अगर कंट्रीब्यूशन पर यूनिट एंड अगर फिक्स कॉस्ट पर पीरियड, ये चीजें अगर अपनी जगह कांस्टेंट है, तो मैं 1000 यूनिट्स बेचूं, 2000 बेचूं, 1 लाख यूनिट्स बेचूं, 10 लाख यूनिट्स बेचूं, 10 यूनिट्स बेचूं, 2 यूनिट्स बेचूं, 50,000 लाख यूनिट्स बेचूं, doesn't matter. My PVR, my VCR, my break even point, all will remain same. ठीक है, अगर ये सेम है तो पीवीआर, वीसीआर, ब्रेक इवन पॉइंट विल रिमेन सेम। लेकिन अगर ये जो मैंने हाईलाइट किए इनमें से किसी में भी चेंज आया तो मेरे पीवीआर भी बदलेंगे, वीसीआर भी बदलेगा, ब्रेक इवन पॉइंट भी बदलेगा। चलो करके देखते एक बार। सर सेलिंग प्राइस अगर 20% से बढ़ रहा है, 20% से बढ़ रहा है, यानी व्हाट विल बी द रिवाइज्ड सेलिंग प्राइस पर यूनिट? 50 प्लस 20%, यानी कितना हो जाएगा? ठीक है, ओके, 60 आ गया। अब अगर मैं देखने जाऊं तो वेरिएबल कॉस्ट में भी चेंज है क्या? नहीं, मैंने सिर्फ सेलिंग प्राइस को चेंज कहा, तो वेरिएबल कॉस्ट विल रिमेन द सेम, 40। ओके, लेकिन अब कंट्रीब्यूशन पर यूनिट बदल जाएगा। देखो कितना आ जाएगा, 20, है ना? तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट अगर 20 आ गया तो सर अब फिक्स कॉस्ट तो उतना ही है, फिक्स कॉस्ट में मैंने कोई चेंज नहीं कहा, 20,000। सो जरा देखो अभी, सबसे पहले मुझे बताओ ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स कितना आएगा? इट विल बी 1000, फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय सीपीयू, है ना? अब देखो ब्रेक इवन पॉइंट इन रुपीस कितना आएगा? इसके लिए मुझे पहले पीवीआर निकालना पड़ेगा, है ना? देखो तो पीवीआर कितना आ रहा है? पीवीआर इज द रेशियो ऑफ कंट्रीब्यूशन टू सेल्स। सो 20/60 यानी 1/3, है ना? तो देखो 1/3 इज 0.333, अजीब आ गया, पॉइंट्स में आ गया, है ना? एक सिंपल रास्ता बताओ, देखो फिक्स कॉस्ट इज 20,000 डिवाइडेड बाय, अगर मैं इसको 1/3 ही लिखता हूं और इस 1/3 को न्यूमरेटर में ले जाता हूं तो क्या हो जाएगा फिर? ये 20,000 इंटू 3/1, ऐसे ही हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? 60,000। व्हाट इज माई रिवाइज ब्रेक इवन पॉइंट? 60,000। इंस्टेड ऑफ 1 लाख इट केम डाउन टू 60,000। समझ में आ रहा है क्या हो रहा है? चलो तो जर्नी कंटिन्यू करते हैं, हम लोग एक्सप्लोर कर रहे हैं, है ना? तो चलिए भाई, मेरा सेलिंग प्राइस 50, वेरिएबल कॉस्ट 40, कंट्रीब्यूशन 10 एंड फिक्स्ड कॉस्ट 20,000। ये डेटा में अब मैं कुछ चेंज और करने जा रहा हूं, जिसको दिमाग लगाते हुए आपको मुझे बताना है कि इसकी वजह से व्हाट इज द रिवाइज पीवीआर, व्हाट इज द रिवाइज वीसीआर एंड व्हाट इज द रिवाइज ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स एज वेल एज इन रुपीस। ठीक है, चलो तो मैं अभी चेंज कर रहा हूं। सपोज की रिवाइज सेलिंग प्राइस हैज कम डाउन बाय 10%। ठीक है, ये 10% से कम हुआ। वेरिएबल कॉस्ट बढ़ गया, बढ़ गया बाय 5%। ओके, फिक्स्ड कॉस्ट बढ़ गया बाय 10%। ठीक है,
तो सबसे पहले आप यहां कैलकुलेट करो कि व्हाट इज द रिवाइज्ड डेटा. एग्जिस्टिंग पीवीआर इज 10/50 यानी 20%. एग्जिस्टिंग वीसीआर इज 40/50 यानी 80%. एग्जिस्टिंग बीईपी इन यूनिट्स is 20,000 divided by CPU 10 यानी 2000 units. Existing BEP in rupees is equal to fixed cost 20,000 divided by PVR 20% ये आ रहा है 1 लाख. ठीक है, ये एग्जिस्टिंग डेटा है. अब आपको ये रिवाइज्ड कैलकुलेशन करके ये सबको वापस से कैलकुलेट करना है. गो फॉर इट. 6.67%, 93.33%, 030. Okay, and BP in units 7,333. Units. Okay. Three 4. Okay. दैट्स ओके. अगर वो 333 भी कर दिया, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से उसमें मार्क्स डिडक्ट नहीं होंगे आपके. इट इज ओनली प्रैक्टिकली दैट आई वाज एक्सप्लेनिंग यू कि वो हमेशा 1 यूनिट ज्यादा होने चाहिए. एग्जाम में घबराना मत, एग्जाम में मार्क्स नहीं कटेंगे उससे, चल जाएगा. ठीक है, चलो एक बार कैलकुलेशन चेक कर ले. सर सेलिंग प्राइस 10% कम यानी 45 हो जाएगा. वेरिएबल कॉस्ट 5% बढ़ जाएगा यानी 42 हो जाएगा, है ना. और कंट्रीब्यूशन हेंस हो जाएगा 3, और मेरा फिक्स कॉस्ट बढ़ के हो जाएगा 22,000. ऐसे ही होगा. सो सर अब अगर मुझे कंट्रीब्यूशन निकालना है तो इट विल, सॉरी पीवीआर निकालना है तो इट विल बी 3/45. 3/45% is 6.67%. वेरिएबल कॉस्ट रेशियो निकालना है तो इट विल बी 42/45. तो यार 93.33%. अगर मुझे ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स निकालना है सो इट विल बी 22,000 डिवाइडेड बाय ओनली कंट्रीब्यूशन पर यूनिट इज 3. तो 22,000 डिवाइडेड बाय 3 इज 7333. तो इसको राउंड ऑफ करके एक डिजिट हायर लिया तो ज्यादा अच्छा है. एंड इन रुपीज अगर मुझे कैलकुलेट करना है तो इट इज 22,000 डिवाइडेड बाय माय रिवाइज पीवीआर इज 6.67%. तो इस तरह से अगर कैलकुलेट करूंगा तो ये आ रहा है 3,30,030. आया? ठीक है. सो ये क्या देख रहा हूं मैं ये देख रहा हूं कि जो चीजों को मैं नॉर्मली कांस्टेंट अज्यूम करता हूं, जिनके बेसिस पे मेरे सारे कैलकुलेशन होते हैं, अगर उसमें बदलाव आया तो उसकी वजह से क्या इंपैक्ट पड़ेगा. दिस इज व्हाट वी आर लुकिंग एट. अब जरा देखो प्रैक्टिकली इसको कैसे यूज किया जा सकता है. हाउ दिस सिचुएशन कैन कम इन फ्रंट ऑफ यू. लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस. सपोज आपके ऑफिस में आपके पास एक क्लाइंट आया. ठीक है, एक क्लाइंट आया. क्लाइंट ने कोई तो भी एक बिजनेस शुरू किया है और वो आपसे कंसल्टेशन चाहता है, आपसे कंसल्टेंसी के लिए आया है कि आप मुझे बता दो कि क्या करना है, कैसा करना है. ठीक है सर, मैं बिजनेस करना चाह रहा हूं लेकिन मुझे ना एक बता दो कि मेरा टारगेट कितना होना चाहिए. मुझे ना समझता नहीं है मेरे को कितनी सेल करनी चाहिए, क्या करनी चाहिए. आप मुझे एक टारगेट बता दो सर. बोला चलो ठीक है मैं बता देता हूं. तुम एक बात बताओ, तुम अपने बिजनेस का डिटेल बताओ मुझे. ठीक है,
तो मैं उससे सारे खर्चों के बारे में पूछूंगा, क्या क्या खर्चे लगते हैं। अब वो बताएगा कि सर मुझे ना ये सो एंड सो रॉ मटेरियल लगता है, फिर इतना लेबर के पीछे मुझे इतना खर्चा करना पड़ता है, फिर एटसेट्रा एटसेट्रा, एक एक करके वो मुझे खर्चे बताएगा। मुझे क्या करना है, इन सब खर्चों को आइडेंटिफाई करते हुए समझ लेना है कि कितना वेरिएबल कॉस्ट है और कितना फिक्स कॉस्ट है ना। ये दोनों को मुझे आइडेंटिफाई कर लेना है। तो सपोज कि मैंने आइडेंटिफाई कर लिया, मैंने देख लिया कि इसका जो वेरिएबल कॉस्ट आ रहा है ये आ रहा है 350 पर यूनिट। ठीक है, फिक्स कॉस्ट जो आ रहा है ये आ रहा है 15 लाख रुपए पर मंथ। ठीक है, ऐसा है सर। ओके, अब मैंने इसको पूछा कितने में बेचोगे, तो उसने बोला सेलिंग प्राइस, एक काम करते हैं सर, हम लोग नॉर्मली तो 500 में बेचते हैं सर, 500 पर यूनिट में बेचते हैं। बोला अच्छा बढ़िया है, अगर ऐसा है तो हम इसको बता देंगे कि भाई साहब व्हाट शुड बी योर मिनिमम टारगेट सेल्स, है ना। चलो बता सकते हो आप लोग इसको, ये क्लाइंट को कितने मिनिमम सेल करने पड़ेंगे, नंबर ऑफ यूनिट्स। एक महीने में कितना सेल करना पड़ेगा इसे। हम्म, कैसे निकालोगे, ब्रेक इवन पॉइंट निकालोगे और क्या। हाउ विल यू कैलकुलेट ब्रेक इवन पॉइंट, फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय द कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। अगर हमने आइडेंटिफाई किया कि इसका फिक्स कॉस्ट पर मंथ इज 15 lakhs एंड कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना है बताइए, 500 में बेच रहा है, वेरिएबल कॉस्ट 350 यानी 150। सो इसको मिनिमम कितने बेचने पड़ेंगे, 10,000 यूनिट्स। ठीक है, ये आ गया सबको, 15 lakhs डिवाइडेड बाय 150 यानी 10,000 यूनिट्स इसको मिनिमम सेल करने पड़ेंगे। तो ये क्लाइंट हमारे पास आया, हमने क्लाइंट को एडवाइस कर दिया कि भाई अकॉर्डिंग टू योर डेटा दैट यू हैव गिवन टू मी, यू हैव टू मेक अ सेल ऑफ मिनिमम 10,000 पर यूनिट पर मंथ, 10,000 यूनिट्स पर मंथ। ठीक है, हमने ऐसा एडवाइस दे दिया। अब क्लाइंट आ गया टेंशन में, बोला अरे बाप रे पागल हो गए हो, 10,000 यूनिट्स पॉसिबल ही नहीं है मेरे लिए, मैं इतना बिजनेस नहीं है, मेरा मार्केट शेयर इतना नहीं है। हो सकता है ऐसा, पॉसिबल है। ठीक है, वो आके मुझे बोल रहा है कि मैं इतना सेल नहीं कर पाऊंगा। बोला तू सेल नहीं कर पाएगा तो तुझे लॉस होगा। बोला नहीं नहीं मुझे लॉस नहीं करना है, लेकिन सर मैं ना इतना सेल भी नहीं कर पाऊंगा। दिस इज वेयर अ मैनेजमेंट कंसल्टेंसी कम्स इनटू पिक्चर। This is how clients will come to you and they will discuss their matters with you. Everything is not always a question कि भाई ये क्वेश्चन है इसका आंसर निकाल के दो। सर हम लोग एक प्रैक्टिकल लाइफ में जा रहे हैं जहां पे हमारे पास क्लाइंट्स आएंगे एंड दे विल बी आस्किंग अस फॉर कंसल्टेंसी, जिसके हमें पैसे मिलेंगे, है ना। तो सर उसकी तकलीफ को समझ के उसके तकलीफ का सोल्यूशन हमें बताना है। तो इसने मुझे तकलीफ बता दिया, हमने बेस्ड ऑन द डेटा गिवन बाय हिम बता तो दिया कि भाई तुझे ब्रेक इवन पॉइंट कम से कम 10,000 यूनिट्स तो बेचनी पड़ेंगे। लेकिन अगर वो कहता है कि ये उसके लिए पॉसिबल नहीं है, ही वांट्स दैट टू बी रिड्यूस, क्योंकि अभी अभी ही इज जस्ट अ बिगिनर। बोला क्या करे, बोला उसको कम करना पड़ेगा। बोला अच्छा कम कैसे करे, हाउ कैन वी रिड्यूस द ब्रेक इवन पॉइंट। चलो देखो तो जरा, हमारे पास 3 डेटा है, वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट, सेलिंग प्राइस। क्लाइंट कहता है कि मैं इतना वेरिएबल कॉस्ट सॉरी इतना ब्रेक इवन पॉइंट रख ही नहीं सकता टारगेट, मेरे को ब्रेक इवन पॉइंट कम करना चाहिए, मुझे कम चाहिए, इतना ज्यादा टारगेट सेल्स तो रख ही नहीं सकता। तो हाउ कैन वी ब्रिंग डाउन द ब्रेक इवन पॉइंट। सोचो जरा क्या क्या आप यहाँ पे सजेशन दोगे उसको, अगर ब्रेक इवन पॉइंट को कम करना है तो क्या आप यहां पे कैसे ब्रेक इवन पॉइंट को कम कर सकते हो। चलो एक एक करके बताओ। वेरिएबल कॉस्ट में अगर ब्रेक इवन पॉइंट को मुझे कम करना है, क्या चेंज आप सजेस्ट करोगे। वेरिएबल कॉस्ट को बढ़ाना चाहिए कि कम होना चाहिए, ये कम होना चाहिए, करेक्ट।
कॉस्ट कम होना चाहिए। फिक्स कॉस्ट के बारे में आप क्या बोलोगे? इसे भी कम करना चाहिए। सेलिंग प्राइस के बारे में आप क्या कहोगे? बढ़ाना चाहिए, है ना? सीधी सी बात है, कॉमन सेंस। कोई किताब में पढ़ के देखने की जरूरत नहीं है, तो हम लोग कॉमन सेंस से बता सकते हैं सर, राइट? तो ये तीन हम लोग उसको सजेशन देंगे। अब जरा समझो इस बात को, मैंने सजेशन दिया तो मार्केट में बराबर मेरे सजेशन के हिसाब से काम चल जाएगा, ऐसा होगा क्या? नहीं ना, वी आर टॉकिंग अबाउट बिजनेस। सर मैं कोई पॉसिबिलिटी उसको बता रहा हूं, लेकिन वो पॉसिबिलिटी मार्केट पे पॉसिबल है क्या, वो भी तो देखना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मैंने उसको कहा सेलिंग प्राइस बढ़ा, वो बोल रहा है अरे सर बहुत कंपटीशन है, पॉसिबल ही नहीं है, सेलिंग प्राइस तो बढ़ा ही नहीं सकता। चलो ठीक है, सो ये क्रॉस हो गया, ये तो हो नहीं सकता, और मुझे ब्रेक इवन पॉइंट भी कम करना है, तो क्या करे? तो फिर हमको उसको ही बताना पड़ेगा कि भाई तू फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट में जहां जहां पॉसिबल है कम कर। ठीक है, तो फिक्स कॉस्ट को कम कर। अब देखो हमने यहां पे बताया कि चल अगर मान ले तूने फिक्स कॉस्ट को 3 लाख रुपए से कंट्रोल कर लिया, कम कर लिया, कुछ भी कर लेकिन कम कर दिया, और इससे तूने 12 लाख पे ला लिया सपोज, ठीक है? और वहीं पे इसने कहा कि ये 500 है सेलिंग प्राइस, है ना? 500 के नीचे तो से ऊपर तो वो ले नहीं जा सकता। लेकिन अगर मैंने कहा कि वेरिएबल कॉस्ट को 350 की जगह भाई तू इसको कम कर, इसको तू किसी तरह से 300 पे लेके आ जा, ठीक है? अगर मैंने ऐसा कर दिया तो फिर क्या हो जाएगा? देखो व्हाट इज द रिवाइज कंट्रीब्यूशन, 200, है ना? तो अगर ऐसा हो जाता है तो देखो 12 लाख डिवाइडेड बाय 200, व्हाट विल बी द ब्रेक इवन पॉइंट नाउ? कितना आ रहा है? 6000। अब अगर इसका कॉन्फिडेंस लेवल ऐसा है कि ये 7,500 से लेके 8,000 यूनिट्स बेच सकता है एट द बिगिनिंग, तो सर एट दिस लेवल तो इसने 7,500-8,000 यूनिट्स के लेवल से अगर आगे बढ़ता है तो वो तो लॉस में चला जाएगा। अगर ब्रेक इवन पॉइंट 10,000 होता है तो इसको अगर 7,500-8,000 यूनिट्स में प्रॉफिट वाले सिचुएशन में पहुंचना है तो जरूरी है कि उसको ब्रेक इवन पॉइंट को पहले कम करना होगा। तो ब्रेक इवन पॉइंट को कैसे कम करेगा? या तो सेलिंग प्राइस बढ़ाओ, या तो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट को कम करो, या तो टोटल फिक्स कॉस्ट को कम करो, या तो इनमें से किसी भी कॉम्बिनेशन को यूज करो। जो पॉसिबल हो सकता है उस तरह से अगर आप कम करोगे, देन ओनली यू विल स्टार्ट मेकिंग सम प्रॉफिट्स। कुछ समझ में आया क्या डिस्कस किया हम लोगों ने आज? ठीक है, आज मैंने आप लोगों को सीवीपी एनालिसिस में हम लोगों ने जो भी पढ़ा वो सब चीजों का प्रैक्टिकल यूज क्या होता है वो समझाने की कोशिश किया। अब ये समझ लोगे ना तो आपको इसका इंपॉर्टेंस भी समझेगा और इसमें मजा भी आएगा आगे चल के कैलकुलेशन करने में। ठीक है, चलो। सो हम लोग जो एक्सप्लोर कर रहे थे इतना टाइम से, जो हम लोग अलग अलग चीजें एक्सप्लोर कर रहे थे, जिसमें हम लोग समझ रहे थे कि व्हाट इज सीवीपी एनालिसिस, व्हाट इज पीवीआर, व्हाट इज वीसीआर, व्हाट इज ब्रेक इवन पॉइंट, एटसेट्रा एटसेट्रा, ये सब चीजें जो देखे, उसके साथ साथ ये सेंसिटिविटी एनालिसिस के साथ साथ अब हम लोगों ने इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन भी समझ लिया। ठीक है, चलो। तो बेटा आज हम लोग उससे ज्यादा नहीं पढ़ेंगे, आज मैं यहीं पे रोकूंगा। ठीक है, क्योंकि इसके आगे का जो है वो चीज में थोड़ा हमें कुछ क्वेश्चंस का भी बेस लेना पड़ेगा। तो अब मैं सोच रहा हूं कि अब हम लोग थोड़ा किताबों को साथ स्टडी करना शुरू कर दे। ठीक है, तो अब हम लोग मॉड्यूल को हाथ लगाएंगे, अभी हम लोग किताबों को देखेंगे, तो वो देखते हुए हम लोग धीरे धीरे हौले हौले आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो मैं आज की क्लास को यहीं पे रोक रहा हूं, कंटिन्यू करेंगे हम लोग वापस से कल। ऑलराइट, चलो होपफुली आप लोग सीखे बेटा। अच्छे से एक बार रिवाइज करना, एक बार माइंड रिवीजन करना, दिमाग में याद करने की कोशिश करो क्या सीखा, और कल हम लोग फिर से शुरुआत में थोड़े से कुछ एमसीक्यूज देखेंगे और उसके बाद क्वेश्चंस में आगे बढ़ेंगे। ठीक है, आई ट्रस्ट, आई बिलीव, आई स्ट्रांगली बिलीव कि एक्सेप्ट एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग वर्सेस मार्जिनल कॉस्टिंग एंड एक्सेप्ट कंपोजिट ब्रेक इवन पॉइंट, अब आपके मॉड्यूल में जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो आप आराम से सॉल्व कर लोगे। ठीक है, अब देखते हैं मेरा ये बिलीफ कितना ज्यादा सच में बदलता है कि नहीं, ये कल देखेंगे हम। ठीक है, चलो, तो लेट्स एंड द क्लास फॉर टुडे। बाय बाय ऑल ऑफ यू।